हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अंकिता। स्वागत करती हूं फिनचाला के आज के हमारे इस वीडियो पे। आज का हमारा जो वीडियो है वो हमारे फाइनेंशियल मार्केट बिगनर्स मॉड्यूल के चैप्टर 8 का पार्ट 2 है। और यहाँ हम कुछ टॉपिक्स के बारे में समझेंगे, जो है इंडेक्स क्या होती है, क्लियरिंग एंड सेटलमेंट क्या होते हैं और रिड्रेसल क्या होती है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आते हैं निफ्टी 50 इंडेक्स। निफ्टी 50 इंडेक्स आखिर होते क्या है? निफ्टी 50 इंडेक्स साइंटिफिकली डेवलप्ड है और ये टॉप 50 स्टॉक्स का कॉम्बिनेशन है जो रिफ्लेक्ट करते हैं ओवरऑल स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस एंड मूवमेंट को। जैसे हम टेम्परेचर चेक करने के लिए थर्मोमीटर का यूज करते हैं, वैसे ही ओवरऑल स्टॉक मार्केट को या स्टॉक मार्केट के मूवमेंट या परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए हम निफ्टी 50 इंडेक्स को यूज करते हैं। इससे हमें एक रफ आइडिया लगता है कि ओवरऑल मार्केट जो है कहाँ मूव कर रही है। एनएससी की स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड की एक सब्सिडरी है जो कि मई 1998 में सेटअप हुई थी। और इस सब्सिडरी का पर्पस ऑफ सेटअप ये था कि ये इंडेक्स या इंडेक्स रिलेटेड सर्विसेज जो है वो इंडियन स्टॉक मार्केट में प्रोवाइड करे। निफ्टी को हम इंडियन स्टॉक मार्केट का बैरोमीटर भी बोल सकते हैं। ये चार्ट जो है निफ्टी 50 का वीकली चार्ट है। यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि लॉन्ग टर्म में ओवरऑल निफ्टी ने कैसा परफॉर्म किया है, या ओवरऑल इस निफ्टी इंडेक्स को देख के आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ओवरऑल इंडियन स्टॉक मार्केट ने ओवर द इयर्स कैसा परफॉर्म किया है। ये इंडेक्स जो है इन्वेस्टर्स को हेल्प करती है ये कैलकुलेट करने में कि ओवरऑल मार्केट का परफॉर्मेंस क्या है, और अपने इन्वेस्टमेंट्स को भी वो ओवरऑल मार्केट के परफॉर्मेंस से भी कंपेयर कर सकती है। इसके अलावा आपने नैस्डैक का नाम सुना होगा और S&P 500 का नाम सुना होगा। ये भी इंडेक्स के कुछ और एग्जाम्पल्स हैं। तो कभी भी अगर आपको अपने पोर्टफोलियो की या आपके इन्वेस्टमेंट की परफॉर्मेंस को मेजर करना है तो आप इंडियन तो आप निफ्टी 50 इंडेक्स से अपने इन्वेस्टमेंट्स को कंपेयर कर सकते हैं। इससे आपको एज एन इन्वेस्टर एक रफ आइडिया लगता है कि ओवरऑल मार्केट के रिटर्न के कंपैरेटिवली आपके पोर्टफोलियो जो है या आपका इन्वेस्टमेंट जो है वो कितना रिटर्न दे रहा है। सेकंड होती है क्लियरिंग कॉर्पोरेशन। क्लियरिंग कॉर्पोरेशन एक्सचेंज का ही पार्ट होता है। क्लियरिंग कॉर्पोरेशन जो है इंडियन स्टॉक एक्सचेंज का पार्ट है, बट ये एक सेपरेट एंटिटी है और इसके कुछ अपने फंक्शंस है। यहाँ पे एक एग्जांपल से समझेंगे। जब भी आप एज अ बायर कोई भी सिक्योरिटीज परचेज करते हैं, उस केस में आपको शेयर्स T+2 में डिलीवर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी और आपने जो फंड दिए हैं। फॉर एग्जाम्पल सपोज जब भी आप कोई से रिलायंस के सिक्योरिटीज, रिलायंस के शेयर को जब परचेज करते हैं, आप आपके आपका लेजर जो है वो डेबिट हो जाता है और T+2 में शेयर्स जो है आपको क्रेडिट हो जाते हैं, आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाते हैं। तो ये ट्रांसफर, ये रिसीविंग और डिलीवरी की जो प्रोसेस है, शेयर्स डिलीवर करने की प्रोसेस और फंड रिसीव करने की प्रोसेस जो है वो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ही करते हैं। तो जनरली बायर्स एंड सेलर्स के बीच में जब भी फंड्स रिसीव करना हो या सिक्योरिटीज को डिलीवर करना हो तो इसका काम जो है वो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन करते हैं। क्लियरिंग कॉर्पोरेशन जो है वो इन्वेस्टर्स को फाइनेंशियल गारंटी भी प्रोवाइड करते हैं कि इन केस अगर वो फंड उन्होंने पे कर दिया है और उनको सिक्योरिटीज नहीं मिली है अगर सेलर से, तो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन क्या करते हैं, आप बायर्स को सिक्योरिटीज डिलीवर करते हैं। एक्सचेंज और क्लियरिंग कॉर्पोरेशन होने की वजह से बैड डिलीवरी या रिस्क ऑफ डिफॉल्ट जो है वो बहुत ही कम हो जाता है। थर्ड
फंक्शन जो है क्लियरिंग कॉरपोरेशन का वो ये है कि ये रिस्क मैनेजमेंट फंक्शन भी प्रोवाइड करते हैं। अब चलिए समझते हैं रोलिंग सेटलमेंट क्या होती है। रोलिंग सेटलमेंट का मतलब ये होता है कि एंड ऑफ द डे मतलब 3:30 पे जब मार्केट बंद होती है तो कोई भी ऐसी ओपन पोजीशन या कोई सिंगल पोजीशन है, या सपोज आपने सिर्फ बाई किया है या आपने सिर्फ सेल अगर किया है, तो वो पोजीशंस जो है मैंडेटरीली रिजल्ट करेंगे इन पेमेंट एंड डिलीवरी आफ्टर सर्टन डेज। अब चलिए समझते हैं इसका क्या मतलब हुआ। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखिए, आपने अगर ट्रेडिंग किया है ऑन टी डे, मतलब टी डे मतलब जब भी अगर आपने से रिलायंस या आईटीसी के शेयर परचेज किए हैं, और सपोज फॉर एग्जाम्पल आपने रिलायंस के शेयर्स परचेज किए हैं और आईटीसी के शेयर्स जो है वो सेल किए हैं, तो दोनों ही केस में टी डे जो होगा वो आपका फर्स्ट डे होगा जिस दिन आपने ये बाइंग और सेलिंग की है। T+1 वर्किंग डे में क्या होता है, क्लियरिंग होता है, जहां पे कस्टोडियन कंफर्मेशन होगा, जहां पे ये कैलकुलेट किया जाता है कि कितनी ओपन पोजीशन है, कितनी सिंगल पोजीशन है। तो आपके इस केस में रिलायंस की बाई पोजीशन ओपन है और आईटीसी की सेल पोजीशन ओपन है। T+1 वर्किंग डे में ये कैलकुलेट किया जाता है कि आपको कौन से शेयर्स जो भी ओपन पोजीशन है वो डिलीवरी में कन्वर्ट होगी या पेमेंट में। फिर T+2 वर्किंग डे में आप देखोगे सिक्योरिटीज की पे इन और पे आउट होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोगों ने समझा था, अगर आपने रिलायंस के शेयर परचेज किए हैं टी डे में, तो T+2 डे में आपके अकाउंट से उतनी वैल्यू जो है आपके लेजर से कुछ अमाउंट जो है वो डेबिट हो जाएंगे और सिक्योरिटीज जो है वो क्रेडिट हो जाएगी। वेरएज आईटीसी को जहां पे आपने सेल किया था, T+2 वर्किंग डे में क्या होता है, आईटीसी आपके डीमैट से डेबिट हो जाएगी और फंड्स जो है वो आपके लेजर में क्रेडिट हो जाएगा। ये डिलीवरी और सेटलमेंट T+2 सेटलमेंट साइकिल जो है वो सिर्फ डिलीवरी परचेज में अवेलेबल होती है, और या अगर आप कोई एग्जिस्टिंग शेयर सेल करना चाहते हैं उस केस में अवेलेबल होता है T+2 सेटलमेंट। वेर एज अगर इंट्राडे सेटलमेंट की बात करें तो इंट्राडे सेटलमेंट में कोई भी ओपन पोजीशन नहीं होती है, तो वो उसी दिन टी डे में ही सेटल हो जाती है। इंट्राडे के केस में क्या होता है, क्योंकि कोई भी ओपन पोजीशन नहीं रहती है एट द एंड ऑफ द डे, तो सिक्योरिटीज की डिलीवरी और उनकी पेमेंट जो है वो टी डे में ही कंप्लीट हो जाती है। यहाँ टी डे का मतलब जो है वो ट्रेड डेट होता है, T+1 डे का मतलब होता है ट्रेड प्लस नेक्स्ट वर्किंग डे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी ट्रेड डेट मंडे को है, तो आप देखोगे T+2 वेडनेसडे तक आपके अकाउंट में शेयर्स जो है वो डेबिट हो जाएंगे, डेबिट या क्रेडिट हो जाएंगे, और आपके लेजर में भी फंड्स डेबिट या क्रेडिट होंगे। वेर एज अगर आपकी टी डे या ट्रेड डेट अगर फ्राइडे को होती है, तो उस केस में आपका T+2 डे जो है वो ट्यूसडे होगा। तो ट्यूसडे तक आपके डीमैट अकाउंट में शेयर्स डेबिट या क्रेडिट होंगे, और लेजर जो है वो भी T+2 यानी ट्यूसडे तक ही रिफ्लेक्ट करेंगी। थर्ड एक होता है पोस्ट सेटलमेंट। पोस्ट सेटलमेंट मतलब होता है T+2 के बाद वाला दिन। उस केस में क्या होता है, सपोज अगर T+2 सेटलमेंट डेट तक पेमेंट या डिलीवरी अगर नहीं होती है, तो वो सिक्योरिटीज जो है वो ऑक्शन में चले जाते हैं। सेटलमेंट जैसा कि हम लोगों ने समझा, T+2 डे में सेटलमेंट होती है। कोई अनसेटल्ड पेमेंट या डिलीवरी ऑफ शेयर्स अगर होती है, तो वो T+2 में ही डिटरमाइन हो जाती है कि वो उनका ऑक्शन होगा। ऑक्शन के केस में T+2 के बदले T+3 वर्किंग डे में आपका सेटलमेंट होता है। वेर एज इन केस ऑक्शन में भी टाइमली सेटलमेंट नहीं हुआ, तो
बैड डिलीवरी रिपोर्टिंग जो होती है वो T+4 वर्किंग डे में होती है। बैड डिलीवरी रिपोर्टिंग के बाद पे इन एंड पे आउट या सेटलमेंट जो है वो रफली T+6 डेज या T+9 वर्किंग डेज भी लग सकती है। चलिए समझते हैं पे इन एंड पे आउट ऑफ सिक्योरिटीज क्या होती है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि सिक्योरिटीज मार्केट में इन्वेस्टर्स दो तरह के हो सकते हैं। वो एक बायर भी हो सकते हैं और एक सेलर भी हो सकते हैं। जनरली बायर्स जो है वो सिक्योरिटीज परचेज करते हैं और फंड्स जो है पे करते हैं। और फंड जब सेलर ये फंड जो है सेलर को रिसीव होता है और सेलर के जो सिक्योरिटीज है जो उन्होंने सेल किया है वो बायर्स को डिलीवर किए जाते हैं। अब इनके बीच में अब इनके मिडिल में एक इंटरमीडिएट होती है जिसे हम एक्सचेंज बोलते हैं, जो ये सेटलमेंट को है, जो बायर्स एंड सेलर्स के बीच में इस सेटलमेंट को कंप्लीट करती है। तो जब भी सेलर्स सिक्योरिटी सेल करते हैं तो बायर्स के अकाउंट जनरली डायरेक्टली बायर के अकाउंट में क्रेडिट नहीं होता है। सबसे पहला प्रोसेस जो होता है कि सेलर्स ने अपने सिक्योरिटी को सेल किया। ये सोल्ड सिक्योरिटीज जो है ब्रोकर और क्लियरिंग मेंबर जो है एक्सचेंज को डिलीवर करते हैं। एंड कभी भी एंड बायर्स जब सिक्योरिटीज परचेज करते हैं तो उनके अकाउंट से, उनके डीमैट अकाउंट से जो फंड्स होता है वो ब्रोकर और क्लियरिंग मेंबर जो है वो एक्सचेंज को वो फंड्स अवेलेबल कराते हैं। तो इस केस में एक्सचेंज के पास सेलर की तरफ से सिक्योरिटीज आई हैं और बायर्स की तरफ से फंड्स आए हैं। इस केस में इस प्रोसेस को पे इन बोलते हैं। पे इन डे वो डेट होती है जब एक्सचेंज को बायर की तरफ से फंड्स अवेलेबल होते हैं, फंड्स रिसीव होते हैं और सेलर्स की तरफ से सिक्योरिटीज रिसीव होती है। वेयर एज पे आउट डे में क्या होगा, जिस दिन एक्सचेंज सेलर के पास से आए हुए सिक्योरिटीज को बायर को डिलीवर करते हैं और बायर के पास से आए हुए फंड्स को सेलर को पे करते हैं, उस डे को पे आउट डेट कहा जाता है। जनरली सिक्योरिटीज के पे इन और पे आउट में T+2 वर्किंग डे लगता है और ओवरऑल पे इन एंड पे आउट सेटलमेंट जो होती है वो T+2 वर्किंग डे तक होती है। और ये पे इन एंड पे आउट जो है वो हमेशा आफ्टर ट्रेड डेट ही होती है, उसके पहले नहीं हो सकती ये चीज। अब चलिए समझते हैं ऑक्शन क्या होता है। कोई भी फंड्स, कोई भी सिक्योरिटीज अगर T+2 में सेटल नहीं होती है तो वो ऑक्शन में चली जाती है। अगर सिक्योरिटीज की डिलीवरी नहीं हो पाती है उस केस में सिक्योरिटीज को ऑक्शन के लिए भेज दिया जाता है बाय एक्सचेंज। इसका मतलब ये होता है कि सपोज पे इन डे में एक्सचेंज के पास बायर्स की तरफ से फंड्स आ गए हैं सिक्योरिटीज परचेज के लिए, बट सेलर के साइड से सेलर ने सिक्योरिटीज टाइमली डिलीवर नहीं किया। इस केस में क्या होगा, अगर सेलर डिफॉल्ट करते हैं अपनी तरफ से डिलीवरी देने में तो एक्सचेंज भी बायर को शेयर्स टाइमली डिलीवर नहीं कर सकते हैं। इस केस में क्या होता है, एक और वर्किंग डे लगता है T+3 डे, जहां एक्सचेंज खुद से ऑक्शन करते हैं और बायर को सिक्योरिटीज अवेलेबल करते हैं। जनरली ऑक्शन इसीलिए किया जाता है ताकि ये इंश्योर किया जा सके कि बायर को उनके शेयर्स जो है वो मिल जाए, क्योंकि क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी पेमेंट कर दिया है। तो इस केस में क्या होता है, एक्सचेंज जनरली ऑक्शन मार्केट से परचेज करते हैं सिक्योरिटीज और बायर को डिलीवर कर देते हैं। इन केस ऑक्शन में T+3 डे में अगर सिक्योरिटीज की डिलीवरी नहीं आती है, T+4 डे में वो बैड डिलीवरी हो जाती है। अब क्या है, कभी भी सिक्योरिटीज अगर कोई डिलीवरी करता है, अगर वो कोई भी तरह से डैमेज्ड है या प्रॉपरली सिग्नेचर नहीं है तो उसे
तो वो बैड डिलीवरी हो जाती है, और इस केस में वो सिक्योरिटीज जो है सेलर के अकाउंट, सेलर को वापस दे दिया जाता है। अब चलिए समझते हैं रिड्रेसिंग द ग्रीवियंसेस के बारे में। इसका मतलब ये होता है कि अगर इन्वेस्टर्स को ब्रोकर के रिलेटेड, ब्रोकर या सब ब्रोकर के अगेंस्ट कोई भी कंप्लेंट है, तो वो एक्सचेंज के इन्वेस्टर ग्रीवियंसेस सेल आईजीसी को कोई भी पर्टिकुलर ब्रोकर या सब ब्रोकर के अगेंस्ट कंप्लेन कर सकते हैं। अगर इन्वेस्टर को कोई भी ऐसी ग्रीवियंसेस है अगेंस्ट ब्रोकर या सब ब्रोकर, तो वो इशू या वो ग्रीवियंसेस जो है वो ट्रेड रिलेटेड हो सकते हैं, या नॉन रिसिप्ट ऑफ फंड्स या सिक्योरिटीज के रिलेटेड हो सकते हैं। तो अगर एज एन इन्वेस्टर आपको कोई भी कंप्लेंट है, तो आप एक्सचेंज को डायरेक्टली कंप्लेन कर सकते हैं थ्रू योर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी। एक्सचेंज की इन्वेस्टर ग्रीवियंसेस सेल जो है वो सब कंप्लेंट्स को रिजॉल्व कर सकती है अगर वो ट्रेड्स जो है एनएससी के प्लेटफॉर्म पे एग्जीक्यूटेड हो, या वो रजिस्टर्ड सेबी के, एनएससी के या सेबी रजिस्टर्ड ट्रेडिंग मेंबर के थ्रू अगर कोई कंप्लेंट है तो वो भी एड्रेस कर सकते हैं। वेर एज अगर आप कोई अनरजिस्टर्ड ब्रोकर के थ्रू या उन ब्रोकर्स के थ्रू अगर आप ट्रेड प्लेस करते हैं जो सेबी रजिस्टर्ड नहीं है, तो उस केस में आप एक्सचेंज को कंप्लेंट नहीं कर सकते हैं। तो चलिए आज का हमारा वीडियो यहीं खत्म होता है। काइंडली इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाले अपकमिंग वीडियोस आपको मिलते रहे। और फिनेंशियल मार्केट के कोई भी टॉपिक के रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेरी है, और अगर आप चाहते हैं कि मैं कुछ टॉपिक्स पे आपको वीडियो बना के दूं, तो आप कमेंट बॉक्स पे अपने क्वेरीज को लिख सकते हैं।